वंस अगेन आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल विकास कुमार क्लासेस में। मैं विकास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज क्लास 8 साइंस चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन का जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं बिना समय को बर्बाद किए पॉइंट पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए यहाँ पे पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द advantages of plowing the soil before sowing seeds। यानी कि सॉइल को प्लाव करना, यानी कि सॉइल जो होता है उसको जोतना, खेत की जुताई करना क्यों जरूरी है। बिफोर सोविंग सीड्स यानी कि सीड की बुआई करने से पहले मिट्टी की जुताई क्यों जरूरी होती है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि हम लोग खेतों की जुताई करते हैं। तो प्लाविंग का मतलब क्या होता है। तो प्लाविंग का मतलब है जो सॉइल है उसको आप क्या करेंगे, लूज करेंगे, सॉइल को लूज बनाएंगे और उसको टर्न करेंगे, ऊपर के सॉइल नीचे और नीचे का ऊपर, यानी टर्न करते हैं, लूज करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग प्लाविंग कहते हैं। इसके ढेर सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, जब सॉइल लूज हो जाएगा, तो जब लूज हो जाएगा तो उसमें एयर को ट्रैप करने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मोर क्वांटिटी ऑफ एयर मस्ट शुड बी ट्रैप्ड। तो ये एयर किस लिए जरूरी है, दिस एयर इज यूज्ड इन ब्रीथिंग बाय प्लांट रूट्स। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अगर हमारा सॉइल लूज है तो जो प्लांट का रूट्स है वो बहुत अच्छे तरह से पेनिट्रेट करेगा, यानी कि सॉइल के अंदर और अंदर जाएगा आसानी से और प्लांट को बिल्कुल फर्मली होल्ड करके रखेगा। तीसरा क्या है, जो लूज सॉइल होता है वो अर्थवर्म्स को या फिर सॉइल में जो भी अदर माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं उसको बेटर न्यूट्रिएंट्स यानी कि क्या करता है, उनके ग्रोथ में मदद करता है। यानी कि अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स के ग्रोथ में लूज सॉइल हेल्प करता है और वो क्या करते हैं, वो सॉइल में फर्टिलिटी ऐड करने का काम करते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, लूज सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि लूज सॉइल वाटर को ज़्यादा होल्ड करके रख सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा है, ध्यान से सुनिए, जब सॉइल को लूज करते हैं, जो ऊपर का जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, सॉरी नीचे का, अंदर का जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है ये टर्न करने के बाद ऊपर आ जाता है और ऊपर की जो लेस फर्टाइल सॉइल है वो नीचे चला जाता है। यानी कि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर आ जाएगा तो ऊपर आने के बाद प्लांट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। इसमें आप एक और एडवांटेज जोड़ सकते हैं। वो एडवांटेज क्या है कि लूज सॉइल में फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर्स अगर आप मिलाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे सॉइल में यानी कि होल सॉइल में यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं क्या है। आप यहाँ पे देखेंगे, प्लाविंग द सॉइल इंक्लूड्स लूजनिंग एंड टर्निंग इट। ठीक है, प्लाविंग का मतलब लूजनिंग और टर्निंग होता है, सॉइल को लूज और टर्न करना। इट हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या क्या, सबसे पहला, लूज सॉइल ट्रैप्स more air which is used by plant roots for breathing। सेकेंड क्या है, loose soil helps in the deep penetration of plant roots। they penetrate deeper and hold the plant firmly। अगला देखेंगे, it also helps in growing earthworms and microbes which provide nutrients to the soil and make it fertile। next है, it also brings the nutrient rich soil to the top so that plants can absorb nutrients easily। next है, loose soil mixes uniformly with the manures and fertilizers and results in high yield। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन
कर सकते हैं बाय टेकिंग अ स्क्रीनशॉट और बाय पॉजिंग द वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे है कि व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सोविंग सीड्स इन ए फील्ड। अगर एक खेत है उस खेत में सीड्स को सो करना है यानी बुआई करना है, तो हमारे माइंड में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, कौन कौन सा प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए। तो देखिए जब सीड की बुआई होती है तो ढेर सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि जो सीड हम बुआई कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात ये है कि वो डिजीज से फ्री होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड बात जो हमें बुआई के समय ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि सीड को प्रॉपर डेप्थ पे बुआई करनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर अगर आप बुआई कर देते हैं जो सीड है वो रेस्पायर नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको एयर नहीं मिल पाएगा जिससे वो जर्मिनेट नहीं करेगा। और अगर सरफेस पे ही बुआई करते हैं तो रेस्पायर तो बढ़िया से आसानी से करेगा, लेकिन देयर विल बी अ चांस दैट दे विल बी ईटेड बाय बर्ड्स। हो सकता है कि पक्षी लोग उसको क्या कर जाए, खा जाए। ठीक है। तीसरी बात का ध्यान ये रखना है कि अगर आप सीड की बुआई कर रहे हैं जो मिट्टी है वो मिट्टी में नमी होनी चाहिए, यानी कि वाटर कंटेंट होना चाहिए, इनफ मॉइस्चर होना चाहिए। ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, मतलब पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, और न ही पानी की क्वांटिटी बहुत ही कम हो, मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में वाटर सॉइल में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत ही जरूरी होता है। अगली बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है सीड के बुआई के समय में कि हम लोग सीड की जब बुआई करते हैं तो डिस्टेंस दो सीड के बीच का एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। अगर बहुत नजदीक नजदीक होगा तो हर एक सीड जब जर्मिनेट कर जाएगा, जब वो सीडलिंग्स बन जाएगा, छोटा छोटा पौधा बन जाएगा, तो हर एक को एनफ वाटर, एनफ सनलाइट और एनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। इसलिए डिस्टेंस बिल्कुल एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर बहुत ही दूर दूर कर दें तो सबको तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, सारे चीज मिलेंगे, लेकिन देयर विल बी ए वेस्टेज ऑफ लैंड, यानी कि जमीन का वेस्टेज हो जाएगा। तो जमीन का वेस्टेज भी ना हो इस ख्याल से हमें बिल्कुल डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। तो चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी kept in our mind while sowing seeds in a field. First point है seeds must be of good quality, healthy and disease free. Second point is they must be planted at proper depth. If they are planted more deeper, they will not be able to respire and will not germinate. If they are planted at the surface, they will be eaten by birds. Next है for germination of seeds water is required, so soil must be moist enough in which seeds are being sown. Seeds should be sown at proper distance. If they are too close, they will not get enough sunlight, water and nutrients. If they are planted too far apart, there will be wastage of land. तो यह क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पे समझेंगे कि डिस्कस 2 नेचुरल मेथड्स ऑफ मैन्योरिंग, यानी कि मैन्योरिंग का 2 नेचुरल मेथड के बारे में आप डिस्कस करके बताइए। तो चलिए सुनिए, सबसे पहले जानते हैं कि मैन्योरिंग किसको बोलते हैं। तो अगर किसी एक पार्टिकुलर सॉइल में हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिए,
यानी कि क्रॉप्स को हम लोग काट लिए, तो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि जो प्लांट आप ग्रो किए हैं वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स सॉइल से वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया है। इस कारण से न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कम हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग या सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और ये मैन्योरिंग का दो मेथड होता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ मैन्योरिंग। फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, तो नेचुरल मेथड के बारे में यहाँ पे बोला है कि नेचुरल मेथड का सिर्फ दो प्रोसेस के बारे में आप डिस्कस करके बताइए। तो नेचुरल मेथड कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज। सबसे पहला है वो है फील्ड फैलो, सेकेंड है उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, और थर्ड होता है क्रॉप रोटेशन। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहला फील्ड फैलो। फील्ड फैलो एक नेचुरल मेथड ऑफ मैन्योरिंग है, जिसमें हम लोग खेत को एक या एक से ज्यादा क्रॉप सीजन के लिए फ्री ऑफ क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स से फ्री कर देते हैं, यानी क्रॉप का ग्रो हम लोग वहां पे नहीं करते हैं। अगर क्रॉप को ग्रो नहीं कराया जाएगा तो जो सॉइल है, सॉइल के सरफेस के ऊपर में अगर कोई प्लांट्स का रिमेन्स है या फिर एनिमल्स का वेस्ट है, एनिमल्स का रिमेन्स है, वो फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज होने के बाद में न्यूट्रिएंट्स फाइनली सॉइल में मिक्स हो जाता है, तो इस प्रकार से फर्टिलिटी सॉइल में वापस आ जाती है। सेकेंड बात करते हैं हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग में। मिक्स्ड क्रॉपिंग भी एक नेचुरल मेथड ऑफ मैन्योरिंग ही है। इसमें हम लोग एक साथ एक ही सॉइल में दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं, और क्रॉप्स का सिलेक्शन कुछ इस प्रकार किया जाता है, यानी क्रॉप्स का सिलेक्शन हम लोग इस प्रकार करते हैं कि एक क्रॉप दूसरे क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि व्हीट और लेग्यूम्स को साथ में ग्रो कराया जाता है, क्योंकि व्हीट को बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत होती है, और इस नाइट्रोजन का पूरा कौन करता है, तो लेग्यूम्स करता है। क्योंकि लेगुमिनस प्लांट जैसे ग्राम है, बीन्स है, पी है, मटर हो गया, इसके अलावा मूंग दाल हो गया, लेंटल्स हो गया, ये सारे के सारे जो मसूर दाल है, यहाँ पे उनके लेग्यूम्स में उनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होते हैं, उसमें एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को प्रोवाइड करा सकता है, इनके सॉइल में नाइट्रोजन को मिक्स करा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। एक और बच गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉप रोटेशन, उसका भी बारे में बात कर लें। क्रॉप रोटेशन इज ऑल्सो ए नेचुरल मेथड ऑफ मैन्योरिंग, यानी क्रॉप रोटेशन भी एक नेचुरल मेथड ही है मैन्योरिंग का। इसमें हम लोग क्या कराते हैं, एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप लगाते हैं, दूसरा के बाद फिर से पहले क्रॉप का लगा सकते हैं, यानी कि एक ही क्रॉप को लगातार 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन एक ही सॉइल में आप बार बार नहीं लगाएंगे। एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप, दूसरा सीजन में तीसरा क्रॉप, इस प्रकार से हम लगाते हैं। जैसे वीट, एक सॉइल में अगर वीट लगा दिए या फिर क्या बोलते हैं आप पैडी लगाए हैं, तो उसके अगले बार में लेग्यूमिनस प्लांट्स को लगाइए, ताकि जो पैडी है या जो वीट है वो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, यानी कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो गई है। इसलिए जब लेग्यूमिनस प्लांट अगले सीजन में लगाइएगा तो उस सीजन में लेग्यूमिनस प्लांट नाइट्रोजन का भरपाई को वो कर पाएगा, यानी कि पूरा कर पाएगा। इस प्रकार से एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप, यानी कि एक ही सॉइल में क्रॉप का चेंजिंग करते हैं, वैरायटी को चेंज करके हम लोग जब लगाते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग, यानी कि ये एक प्रोसेस है जो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराते हैं सॉइल में, किस लिए, प्लांट्स के लिए, तो इसको हम लोग मैन्योरिंग बोलते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ मैन्योरिंग, फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल। लेकिन हमें किसके बारे में बात करना है, तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल मेथड के बारे में बात करना है, और वो भी क्या, तो सिर्फ 2 प्रोसेस के बारे में। आ जाइए, नेचुरल मेथड्स ऑफ मैन्योरिंग कैन बी कैरिड आउट बाय, फर्स्ट है फील्ड फैलो, सेकेंड है मिक्स्ड क्रॉपिंग, थर्ड है क्रॉप रोटेशन। तो सबसे पहले देखते हैं फील्ड फैलो। इन दिस नेचुरल मेथड ऑफ मैन्योरिंग, फील्ड इज लेफ्ट फ्री, फ्री का मतलब होता है फैलो, फ्रॉम क्रॉप्स फॉर 1 or more crop seasons. During this period, the remains of plants and animals
present on the surface of field are decomposed by fungi and bacteria. They mix into the soil and provide nutrients to the soil. इसका मतलब पहले ही बता चुके हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। आगे आइए, सेकेंड है मिक्स्ड क्रॉपिंग। In this natural method of manuring, two or more different types of crops are grown together in the same field. Crops are chosen in such a way that they fulfill their nutrients requirement. For example, wheat and legumes like pea, grams, beans, moong, lentil, etc. are grown together in the same field. Legume provides nitrogen to wheat crops. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ये जवाब है। You can note down it by taking a screenshot or by pausing the video. चलिए तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है कि ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम टू इलुस्ट्रेट द नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंटेंट कैसे बरकरार रहता है, यानी कि नाइट्रोजन का क्वांटिटी कैसे मेंटेन रहता है, इसको आप दिखाने के लिए एक लेवल डायग्राम बनाइए। यानी कि नाइट्रोजन का साइकिल कैसे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से स्टेप से किस किस प्रोसेस से गुजरता है उसको दिखाने के लिए एक साइकिल बनाइए। तो नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? तो नाइट्रोजन साइकिल एक नेचुरल साइकिल है, यानी कि नेचुरल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अगेन इट इज रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल कौन करेगा? प्लांट्स और एनिमल्स करेंगे, और वापस वेरियस प्रोसेस से होते होते एक डेफिनिट ऑर्डर के द्वारा वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एक डायग्राम को आप किस प्रकार बनाइएगा और उसको समझते हैं कि हर एक स्टेप क्या बता रहा है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन जो आपको दिखाई दे रही, ये लाइन क्या है? एक बॉर्डर है जो एटमॉस्फेयर को, यानी कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर हो गया, लाइन के ऊपर में एटमॉस्फेयर है और लाइन के नीचे में क्या है? तो सॉइल है। ठीक है, यानी कि ऊपर का ये एटमॉस्फेयर है, नीचे यहाँ पे सॉइल मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमारा नाइट्रोजन कहाँ है? एयर में प्रेजेंट है, इन गैसियस फॉर्म, एयर में गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब लाइटनिंग होती है, मैंने चैप्टर के दौरान आपको बताया था जब चैप्टर को रीड कर रहे थे कि कैसे लाइटनिंग से नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट होता है सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ऑक्साइड बनाता है, फिर वापस फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके एक एसिड बनाता है जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। और यह नाइट्रिक एसिड जब सॉइल में आता है तो सॉइल में प्रेजेंट कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके वापस कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है, और यही नाइट्रेट का इस्तेमाल कौन करता है? तो यही नाइट्रेट का इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं। ठीक है, तो ये लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग से क्या बनता है? नाइट्रेट्स जो सॉइल में आएगा। दूसरा, हम लोग भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके नाइट्रेट्स को हम लोग सॉइल में प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में, ये जो रूट्स है इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया में कैपेसिटी होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके सॉइल में ला सके। और कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। राइजोबियम के अलावा भी अदर बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन लोग भी नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। तो जो सॉइल में नाइट्रेट्स आ रहा है तो डिफरेंट प्रोसेस से आ रहा है। सबसे पहला प्रोसेस देखिए, फर्टिलाइजर से नाइट्रेट्स को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा लाइटनिंग होता है, इसके अलावा लेगुमिनस प्लांट्स हो गया, और इसके बाद हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये सब मिल करके सॉइल में नाइट्रेट्स को प्रोवाइड कराते हैं, और ये नाइट्रेट्स वाटर में बिल्कुल सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये वाटर में घुल जाते हैं। ये जो नाइट्रेट्स इन द सॉइल है, आप यहाँ लिख सकते हैं सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जब ये वाटर में घुल जाएंगे तो घुलने के बाद
इनको वाटर के साथ साथ में रूट्स के द्वारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और ये प्लांट का एक हिस्सा बन जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे यहाँ पे, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। जब ये प्लांट का हिस्सा बनता है तो प्लांट में प्लांट प्रोटीन बनाता है और प्लांट को कौन खाएगा, तो एनिमल, यानी कि एनिमल के द्वारा कंज्यूम किया जाता है तो फिर वो एनिमल का प्रोटीन बन जाता है, यानी एनिमल प्रोटीन बोलते हैं। अब ये एनिमल का वेस्ट होगा या फिर एनिमल जब डाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये मर रहे हैं, डाई हो रहे हैं, ठीक है। चाहे वो प्लांट डाई होगा या फिर एनिमल डाई होगा या फिर एनिमल का वेस्ट, ये सारे के सारे डीके बैक्टीरिया या फिर फंगी के द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं। यानी कि डिकम्पोज यहाँ पे होगा, डिकम्पोजिशन के बाद में यही जो वेस्ट है या डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनका अमोनिफिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पे अमोनिया बनता है। यहाँ इस जगह पे अमोनिफिकेशन हो गया। अब इस अमोनिफिकेशन के बाद में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन सॉइल कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, फिर ये वापस नाइट्रेट्स में आ गया, वही नाइट्रेट्स जो वाटर में घुल जाएगा और प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ पे चलता ही रहेगा, लेकिन वही जो सॉइल है इसी सॉइल में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसी नाइट्रेट्स का अगर प्लांट्स इसका इस्तेमाल कर लिया तो ठीक है, अगर इस्तेमाल नहीं किया, कुछ बच गया, यही जो रेस्ट नाइट्रेट्स होते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा वापस फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यही एक नेचर में प्रोसेस चलते रहता है जिसको हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो आप इस डायग्राम को एक दो बार जरूर बनाइएगा, बनाने के बाद में आपको ये याद हो जाएगा और इसके बाद आप खुद से बना सकते हैं। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट यानी क्या, चैप्टर फर्स्ट मतलब क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ में। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।